नमस्कार, आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज। मैं हूं शुभदा सावंत। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऐसा भूचाल आया है जिसने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की तैयारी में है। इसे शिंदे गुट की तरफ से ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है और अगर यह पूरी तरह अंजाम तक पहुंचता है तो यह उद्धव ठाकरे के लिए पिछले कुछ वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। अब पहले समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। कहानी की शुरुआत। शिवसेना की असली टूट की शुरुआत हुई थी जून 2022 में, जब एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। उस समय शिंदे अपने साथ बड़ी संख्या में विधायक लेकर अलग हो गए। महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और फिर बीजेपी के समर्थन से शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उसी बगावत ने शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना। बाद में चुनाव आयोग ने भी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया, जिससे उद्धव खेमे को बड़ा राजनीतिक और भावनात्मक झटका लगा। अब 2026 में नया संकट क्यों? अब 2026 में संकट विधानसभा में नहीं बल्कि लोकसभा के अंदर खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक उद्धव गुट के 9 सांसदों में से 6 सांसद अलग समूह बनाकर शिंदे गुट के साथ जाने की तैयारी में है। इन सांसदों के नामों में संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, ओमराजे निंबाळकर और संजय दिना पाटिल का जिक्र सामने आया है। इन 6 सांसदों के बारे में कहा जा गया है कि उन्होंने अलग समूह बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए और स्पीकर को पत्र देने की भी तैयारी की। ऑपरेशन टाइगर क्या है? शिंदे खेमे में की इस पूरी रणनीति को ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया है। टाइगर शब्द शिवसेना की पुरानी पहचान और बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक शैली से जुड़ा रहा है। शिंदे गुट का दावा है कि यह सिर्फ शुरुआत है और उद्धव गुट के कई नेता संपर्क में है, यानी यह केवल 6 सांसदों की कहानी नहीं बल्कि शिवसेना की विरासत पर कब्जे की लड़ाई का अगला अध्याय है। बागी सांसद क्या कह रहे हैं? बगावत के पीछे कई वजह बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी सांसदों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए फंड की कमी महसूस हो रही थी और सत्ता के साथ रहने पर अपने क्षेत्र के लिए काम करवाना आसान होगा। एक सांसद ने यह भी संकेत दिया कि वे वैचारिक रूप से खुद को अलग नहीं मानते, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्हें अपने क्षेत्र और भविष्य को देखते हुए फैसला लेना पड़ा। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि उद्धव गुट के कुछ सांसदों को कांग्रेस की साथ बढ़ती राजनीति नजदीकी को लेकर असहजता थी। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया। इस घटनाक्रम ने उद्धव ठाकरे खेमे में नाराजगी और बेचैनी दोनों बढ़ा दी है। आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि निष्ठा और इज्जत बेचने वालों को जनता जवाब देगी। वहीं उद्धव गुट के नेताओं ने इसे राजनीतिक खरीद फरोख्त और दबाव की राजनीति बताया है। विपक्षी दलों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है और इसे ऑपरेशन बाजार या ऑपरेशन कीचड़ जैसे नामों से निशाना बनाया। इसका बड़ा राजनीतिक मतलब क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, इससे फायदा किसे? अगर ये 6 सांसद आधिकारिक तौर पर शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत और बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे एनडीए को भी संसद में संख्यात्मक मजबूती मिल सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी शिंदे की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और उद्धव ठाकरे के सामने पार्टी को बचाने की चुनौती और मुश्किल हो जाएगी। आज की सबसे बड़ी खबर मौसम से जुड़ी है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में अब मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 12 राज्यों में बारिश, आंधी, तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।
खास बात यह है कि इस अलर्ट में महाराष्ट्र भी शामिल है, जहां मानसून की रफ्तार अब तेज होती दिख रही है। यानी आने वाले कुछ घंटों और अगले कुछ दिनों में मौसम कई राज्यों में लोगों की दिनचर्या से लेकर यात्रा तक सब कुछ प्रभावित कर सकता है। अब आपको बताते हुए है पूरा मामला। आखिर आईएमडी ने ये अलर्ट क्यों जारी किया, कौन कौन से राज्य प्रभावित है और महाराष्ट्र के लिए इसका क्या मतलब है। कहानी की शुरुआत मॉनसून की चाल और मौसम का यू टर्न। दरअसल जून के शुरुआती दिनों में देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। खासकर महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, बिहार और उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान ऊंचा बना हुआ था, लेकिन अब मौसम के समीकरण बदलने लगे हैं। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से देश के कई हिस्सों में नमी बढ़ी है। बादल सक्रिय हुए हैं और तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की स्थिति बन रही है। पिछले कुछ दिनों में मॉनसून की प्रगति थोड़ी धीमी जरूर रही, लेकिन अब इसमें फिर तेजी के संकेत दिख रहे हैं। किन राज्यों में अलर्ट? आईएमडी के ताजा अलर्ट के मुताबिक अगले 15 घंटों के भीतर 12 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई अन्य इलाके शामिल बताए गए हैं। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। आईएमडी ने लोगों से कहा है कि वे मौसम को हल्के में न ले और खासतौर पर खुले मैदान, पेड़ों, बिजली के खंभों और जलभराव वाले इलाकों से सावधान रहे। महाराष्ट्र पर सबसे बड़ा असर क्यों? अब बात महाराष्ट्र की, क्योंकि यहाँ की स्थिति सबसे ज्यादा चर्चा में है। महाराष्ट्र में इस बार मानसून की एंट्री को लेकर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब राहत की खबर यह है कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है और अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और विदर्भ के कई जिलों में बारिश और गरज चमक की संभावना है। कुछ जगहों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। इसका मतलब साफ है, कहीं तेज बारिश, कहीं तेज हवाएं और कहीं कहीं बिजली गिरने का खतरा। मौसम अचानक क्यों बदल रहा है? मौसम विभाग के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मानसूनी हवाओं का सक्रिय होना, समुद्र से आने वाली नमी का बढ़ना और कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ जैसे सिस्टम का असर। जब ये सारे सिस्टम एक साथ सक्रिय होते हैं तो मौसम बहुत तेजी से बदलता है। यही वजह है कि जहां कुछ दिन पहले तक गर्मी और लू का असर था, वही अब अचानक बादल, बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में भी पहले हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब मॉनसून के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना दोनों बढ़ रही है। लोगों के लिए क्या सावधानी जरूरी है? आईएमडी ने साफ कहा है कि मौसम को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगर आपके इलाके में बादल, तेज हवा या बिजली चमकने जैसी स्थिति बने तो पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहे। बिजली के खंभों या टीन की छतों के नीचे खड़े न हो। अनावश्यक यात्रा से बचे। मोबाइल पर मौसम अपडेट चेक करते रहे। और अगर आप मुंबई, पुणे या किसी लो लाइंग एरिया में रहते हैं तो जलभराव को लेकर पहले से तैयारी रखें। आज की बड़ी खबर भारत के एविएशन सेक्टर से है और ये खबर सिर्फ एयरपोर्ट या फ्लाइट्स की नहीं, बल्कि भारत की नई वैश्विक रणनीति की कहानी है। भारत अब दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे बड़े इंटरनेशनल ट्रांजिट हब को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। सरकार और एयरलाइन सेक्टर की नई योजना के तहत भारतीय एयरपोर्ट को इंटरनेशनल ट्रांजिट सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि विदेश जाने वाले यात्रियों को
हर बार खाड़ी देशों के एयरपोर्ट पर निर्भर न रहना पड़े और इस पूरी योजना की पहली शुरुआत वाराणसी से होने जा रही है। आखिर मामला क्या है? अब तक भारत से यूरोप, वेस्ट एशिया या कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर जाने वाले यात्रियों का बड़ा हिस्सा दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे हब के जरिए यात्रा करता रहता है। इसका मतलब यह है कि भारत के छोटे और मध्यम शहरों से निकलने वाले यात्रियों को पहले किसी बड़े भारतीय शहर, फिर खाड़ी हब और उसके बाद अपनी फाइनल इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। लेकिन अब भारत इस मॉडल को बदलना चाहता है। लक्ष्य है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े भारतीय एयरपोर्ट खुद ट्रांजिट हब बने और छोटे शहरों के यात्री भारत के भीतर ही एक आसान सीमलेस ट्रांसफर के जरिए सीधे दुनिया से जुड़ सके। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? इस बदलाव की जड़ में दो चीजें हैं। पहली, भारत का तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट। देश में हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंटरनेशनल ट्रैवल की मांग अब काफी मजबूत हो चुकी है। दूसरी, खाड़ी क्षेत्र में हालिया भू राजनीतिक अस्थिरता, ईरान इजराइल तनाव और वेस्ट एशिया में बड़े जोखिमों ने यह दिखा दिया है कि अगर दुबई, दोहा या अबू धाबी जैसे हब में रुकावट आती है तो उसका असर भारत समेत पूरी एशिया यूरोप यात्रा पर पड़ सकता है। इसी मौके को भारत अब रणनीतिक अवसर की तरह देख रहा है। वाराणसी क्यों बना पहला टेस्ट केस? अब इस योजना का सबसे दिलचस्प हिस्सा वाराणसी। एयर इंडिया ने सरकार के हब एंड स्पोक मॉडल के तहत अपनी पहली इजी कनेक्ट सेवा वाराणसी से शुरू करने का ऐलान किया है। 25 जून 2026 से वाराणसी से उड़ान भरने वाले यात्री अपने इंटरनेशनल सफर के लिए यही बैगेज ड्रॉप, चेक इन और इमिग्रेशन जैसी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। इसके बाद वो दिल्ली जैसे बड़े हब पर पहुंचकर बिना दोबारा लंबी प्रक्रिया से गुजरे अपनी इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ सकेंगे। यानी आसान भाषा में समझे तो वाराणसी से दिल्ली और दिल्ली से दुनिया, लेकिन बीच में बार बार चेक इन, बैगेज उठाने का या दोबारा इमिग्रेशन की झंझट कम होगी। यही मॉडल आगे दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा। यह हब एंड स्पोक मॉडल आखिर है क्या? हब एंड स्पोक मॉडल में छोटे शहर स्पोक्स होते हैं और बड़े एयरपोर्ट हब्स। मान लीजिए कि कोई यात्री वाराणसी से लंदन, मिलान, सिंगापुर या दुबई जाना चाहता है। पहले उसे कई चरणों वाली जटिल यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन नए मॉडल में वाराणसी जैसे शहर से निकलने वाले यात्री सीधे एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। उसकी घरेलू फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट ऐसे जोड़ी जाएंगी कि ट्रांजिट आसान हो, समय बचे और एयरपोर्ट अनुभव बेहतर बने। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी दिल्ली कनेक्शन को ऐसी उड़ानों से जोड़ा जा रहा है जिनसे आगे यूरोप, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कई शहरों तक पहुंच आसान हो सके। भारत को इससे फायदा क्या होगा? इस योजना का फायदा सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं है। अगर भारत सफलतापूर्वक अपने एयरपोर्ट्स को ट्रांजिट हब में बदल देता है तो इसका मतलब होगा खाड़ी हब पर निर्भरता कम। भारतीय एयरलाइंस, खासकर एयर इंडिया को लंबी दूरी के नेटवर्क में बढ़त, भारतीय एयरपोर्ट्स पर ज्यादा ट्रांजिट यात्री, ज्यादा कमाई और ज्यादा वैश्विक महत्व। टियर 2 और टियर 3 शहरों से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी आसान और सबसे अहम, भारत खुद एशिया यूरोप यात्रा का एक प्रमुख ठिकाना बन सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। हालांकि तस्वीर पूरी तरह आसान नहीं है। भारत को दुबई या दोहा जैसा ट्रांजिट हब बनने के लिए सिर्फ रनवे या टर्मिनल नहीं, बल्कि बेहतर ट्रांजिट प्रोसेस, कम मिनिमम कनेक्शन टाइम, तेज इमिग्रेशन, बैगेज हैंडलिंग, लाउंज क्वालिटी, एयरलाइन पंक्चुअलिटी और सीमलेस पैसेंजर एक्सपीरियंस भी देना होगा। इसी दिशा में हाल में
डीजी यात्रा बायोमेट्रिक ट्रांजिट जैसी व्यवस्थाएं भी कुछ बड़े एयरपोर्ट्स पर लागू की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का ट्रांजिट अनुभव तेज और आसान हो सके। ये रहे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।